Good evening everyone, my name is Mahendra. I have done BTech in Electrical Engineering from IIT Srinagar, and today I am going to teach you physics. And the topic is equation of motion by integration method. जिसने पिछली क्लास नहीं देखी थी, पिछली क्लास आप लोग एक बार जाके देख लेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन ही मैथमेटिकल तरीके से कैसे प्रूव किया जाता है। और ये जो टॉपिक है ये 9th और 11 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो फिर आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सभी लोग अच्छे ढंग से इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। समाकलन विधि से गति के समीकरण। तो पहले हम ये जान लें कि गति के कितने समीकरण हैं। साइड में लिख दिया जा रहा है गति के जो तीनों समीकरण हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहले पहला समीकरण लिख देते हैं, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। ठीक है, अब हम लोग वो प्रूव करते हैं। अब इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है, यानी जब टाइम पीरियड ज़ीरो था, जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी यानी शुरुआत में वेलोसिटी कितना था, u था। जब टाइम पीरियड t हो गया, t फॉर टाइम पीरियड यानी t हो गया, तो वेलोसिटी कितना हो गई, v हो गई। ठीक है, आगे चल के वही सेम आएगा जब डिस्प्लेसमेंट वाला देखा जाएगा, यानी जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा तब भी क्या रहेगी, वेलोसिटी u रहेगी, यानी कुछ चला ही नहीं था पहले। फिर जब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर जाएगा, s के बराबर, तब वेलोसिटी कितना हो जाएगी, v हो जाएगी। यही बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन क्या होता है पहले देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन y, तो किसी भी फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन है y के टर्म में इक्वेशन दिया गया है, उसको x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन क्या होता है, यानी कोई एक बड़ी चीज़ है, उसको काट के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो अवकलन होता है। वैसे भी देखते हैं कि इसके सापेक्ष इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है, अवकलन है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, अगर किसी भी चीज़ का अवकलन निकालना हो, जैसे एक्स पावर एन है, इसका डी बाई डी एक्स करना है, यानी वाई की जगह एक्स पावर एन है, तो हम लोग अवकलन करते हैं तो सबसे पहले इसका पावर यहाँ लिखेंगे, उसके बाद एक कम हो जाता है। जैसे आप लोग सीढ़ी उतरते हो ना, तो एक एक सीढ़ी उतरते हो, तो ऐसे ही जैसे हाईएस्ट सीढ़ी पे थे तो अगर उतर रहे हो एक सीढ़ी कम हो जाएगी, एन था पहले, अभी एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक और बता दे रहे हैं इसमें से, जैसे डी बाई डी एक्स है, एक्स क्यूब है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो पावर कितना है, सबसे पहले पावर लिखेंगे। अब एक्स और 3 में से एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये अवकलन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसी का उल्टा होता है समाकलन। जैसे अवकलन में एक बड़ा सा जो रहता है, कोई भी सब्सटेंस है या कोई चीज़ है, तो उसको काट के छोटा छोटा पार्ट करके उसको हम लोग अलग करके देखते हैं क्या क्या उसमें चेंजेज आ रहे हैं। समाकलन में क्या करते हैं, हम उसी के सम का आकलन करते हैं, यानी सब पार्ट्स को एक साथ जोड़ लेते हैं। ये बेसिकली किसका उल्टा होता है, अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समाकलन के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, ये वाला साइन लगेगा, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर हम लोग एक्स पावर एन का कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे अब सीढ़ी उतर रहे थे तो एक एक स्टेप कम आ रहा था, नीचे आ रहे थे। अब समाकलन करना है तो एक एक सीढ़ी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। तो ये सम का साइन है, तो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो सबसे पहले n+1 और यहाँ भी नीचे n+1, ठीक है। और वो बाद में देखेंगे कि हम डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनिट इंटीग्रल है, वो सब अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको नहीं दिख रहा है शायद, तो समाकलन वाली चीज़ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं। इधर दिख रहा है, तो समाकलन वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे डी किसका है, dx है किसका, एक्स पावर एन का समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक सीढ़ी, जैसे अभी आपको सीढ़ी चढ़ना है तो डायरेक्ट पूरा ऊपर तो चढ़ नहीं जाओगे, आप एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, n+1 अपान n+1, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमें x³ करना पड़ा समाकलन, तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 3+1 dx लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि x के सापेक्ष करना है ना। 3+1 अपान 3+1 यानी x⁴/4, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ का अवकलन कर रहे हैं और बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उसका अगर हम समाकलन कर दें तो वही चीज़ आ जाए। जैसे ये मार्कर है जो हमारे हाथ में है, अगर मैं इसके काट के अलग अलग टुकड़े कर दूं और फिर उन्हीं टुकड़ों को जोड़ दूं तो ये मार्कर ही बन जाएगा ना। तो वैसे ही अगर कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी चीज़ है, उसको अगर हमने अवकलन किया है यानी छोटे भागों में बांटा है और फिर सबको जोड़ना यानी समाकलन करेंगे तो वही चीज़ आएगी। उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे ये होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कोई नंबर, ये मिटा दिया जाए, आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा एक नंबर ले लिया हमने x⁴, इसका करना है d/dx। तो कितना आ जाएगा, पावर सबसे पहले आएगा और यहाँ पे एक कम आ जाएगा, यानी 4 में से 1 गया 3, 4x³ आ गया। अब इसका हमें समाकलन करना है, 4x³ dx। तो देखो 4 क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते ना, वो तो फिक्स है। तो इसको बाहर निकाल लिया। आप किसका करेंगे, x³ dx। तो इसका समाकलन जब करते हैं तो पावर में एक जुड़ेगा 4 और नीचे भी एक जुड़ेगा 3+1 4, तो 4 से 4 कट गया, x⁴ ही तो आया जो पहले था, ठीक है। यानी अगर उसी चीज़ का अवकलन कर रहे हो फिर समाकलन कर दे रहे हो तो वही चीज़ आ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी बातें आप लोग को अगर क्लियर हो गई होंगी तो हम चलते हैं पहला प्रूव करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है जो हमें प्रूव करना है, तो हम लोग ये जानते हैं जो एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन। हम लोग देखो परिवर्तन ही तो देख रहे थे, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा था, किसके सापेक्ष हो रहा था, समय यानी dt, d/dt, समय के साथ किस में परिवर्तन होना, वेग में परिवर्तन होना, वेग यानी v, यही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे d/dx निकालते थे ना, वहाँ x के सापेक्ष इसमें परिवर्तन हो रहा था, इसमें जितना परिवर्तन हो रहा है उसके सापेक्ष इसमें परिवर्तन देखना है ना, वही तो त्वरण कहलाता है कि समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है वही त्वरण कहलाता है। तो जिसके सापेक्ष देखना था उसे नीचे रख दिया और जिसमें देखना था उसे ऊपर रख दिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम लोग इसका समाकलन करते हैं। तो जब समाकलन करते हैं, देखिए जिसमें d लगा होगा उसी के सापेक्ष करना है। तो ये तो क्या है, वेरिएबल है यानी चर ना, ये क्या है, ये तो गिनती है, ये क्या है, नॉन मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये तो संख्या है, कांस्टेंट है, नियत है, वेरिएबल नहीं है, नियत है, ओके। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब इसका समाकलन कर देंगे और इधर भी समाकलन कर देंगे, ठीक है।
इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी जो नियत रहता है ये तो फिक्स है ना, इसको कहाँ से, क्योंकि जो ये टी है वही तो, उसी में तो डी लगा हुआ है, और यहाँ वी है उसी में तो डी लगा हुआ है, तो वही तो कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ए हम ऐसे रहने देंगे। और एक बात अभी आपको बताया था, जब समय 0 था तो वेग कितना था, वहाँ पे देखो u था, और जब समय t हो गया था तो वेग कितना हो गया था, v हो गया था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। तब करते हैं समाकलन। यहाँ पे देखो 1 रहता है। अगर मान लो ज़्यादा डीपली जाओगे तो बता देता हूँ साइड में थोड़ा सा। यहाँ पे देखो क्या है, 1 dt लिख सकते हैं, और 1 को t के सापेक्ष क्या लिख सकते हैं, t का पावर 0। किसी भी चीज़ का पावर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसका अगर t के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, t का पावर 0 + 1 अपान 0 + 1। यानी यहाँ पे 0 में 1 जोड़ोगे तो t का पावर 1 अपान नीचे 1, तो t ही आता है। ठीक है, तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये डायरेक्ट देखते हैं। देखो ये डिफ्रेंसिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, यानी ये अवकलन है, ये समाकलन है। अगर अवकलन समाकलन दोनों हो तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और सीधा क्या बचेगा, t बचेगा। और ये तो बाहर है, यहाँ ऊपर वाली लिमिट कितना है t, और लोअर वाली लिमिट कितना है 0। ठीक है, यहाँ भी ये समाकलन है, ये अवकलन का चिन्ह है, तो क्या बचेगा यहाँ v, ऊपर वाली लिमिट v, नीचे वाली लिमिट u। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो पहले ऊपर वाला लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके नीचे वाला लिमिट रखते हैं। तो a लिख दिया हमने, ऊपर वाला लिमिट कितना है, t की जगह t रख दिया, माइनस t की जगह 0 रख दिया। अब यहाँ ऊपर वाला लिमिट v की जगह v रख दिया, माइनस v की जगह u रख दिया। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब किसी भी चीज़ में 0 घटाते हैं तो वही आता है, यानी t आएगा। t को ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इधर क्या है, v माइनस u। अब माइनस इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस u + 80 = v। यही गति का पहला समीकरण है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है इतना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये मिटा के अब दूसरा समीकरण प्रूव कराया जाए। अच्छे से समझ में आया आप लोग को। चलिए इसे इरेज किया जाए, अब नेक्स्ट वाला प्रूव किया जाए। तो मिटाएं, ये मिटा दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें भी लिखा रहने दो, क्योंकि ये काम आएगा। अब दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। ये तो पता होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है, s = ut + ½ AT²। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब यस है तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, यानी वेग होता है, वो क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन किसमें, जो दूरी है। ठीक है, या विस्थापन है। ऐसे बोलते हो ना, एकांक समय में तय विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, ये समझ में आया होगा आपको। यानी d/dt यानी समय के साथ किस में परिवर्तन, विस्थापन, यानी दूरी में कितना समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, वही तो वेग कहलाता है। इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, v dt = ds। इतना क्लियर है। अब हमने ये बात कल भी देखी थी। देखिए दूसरे इक्वेशन में कहीं पे v दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमें v की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम v की जगह क्या लिख सकते हैं, पहले समीकरण से v = u + AT। क्योंकि दूसरे समीकरण में v है ही नहीं, तो हमें v रख के क्या फ़ायदा। तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, u + AT लिख देंगे, u + AT × dt = ds। अब ये जो है इसका समाकलन कर दो। समाकलन करने पर ठीक है, तो देखो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, u + AT dt
इक्वल टू डी एस। और एक बात ये भी जानते थे आप लोग कि जब समय जीरो था तो कुछ विस्थापित हुआ था नहीं, यानी विस्थापन क्या था, ज़ीरो था, यस इक्वल टू ज़ीरो था। अब जब समय टी हो गया था तो विस्थापन कितना हो गया था, यस हो गया था। ये बात हमें ध्यान रखनी है, यानी जब समय जीरो था तो विस्थापन कितना था, ज़ीरो था। जब समय टी हो गया तो विस्थापन कितना हो गया, यस हो गया। विस्थापन कितना हो गया, यस हो गया, ये टी है, ठीक है। यहाँ पे डी टी रहेगा, डी एस नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे डी टी है ना, तो डी टी ही रहेगा। तो अब चाहिए तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इधर डी टी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, डी टी इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार अलग अलग कर देते हैं, जीरो से टी, इसमें मल्टीप्लाई यू डी टी, प्लस जीरो से टी ए टी डी टी। अब इसका समाकलन करते हो तो ये देखो अवकलन, ये समाकलन कैंसिल होकर यस आएगा, अपर लिमिट यस, लोअर लिमिट ज़ीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख रहा है इतना। अब यहाँ पे देखिए u क्या है, नियत है, क्योंकि इसके सापेक्ष तो अवकलन करना ही नहीं, समाकलन करना ही नहीं है। किसके सापेक्ष करना है, d किस में लगा हुआ है, t के सापेक्ष करना है, तो u तो बाहर निकालोगे। अब ये जो dt है, यानी d लगा हुआ है और समाकलन है, तो ये सीधा क्या बचेगा, t बचेगा। और अपर लिमिट क्या, t, लोअर लिमिट ज़ीरो, प्लस। अब देखिए यहाँ पे a तो बाहर निकल जाएगा। अब t की घात कितना है, 1 है, t की घात 1, और इसी t में d लगा हुआ है, यानी t के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। तो जब समाकलन करना है यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ते हो समाकलन में, यानी 2, और नीचे भी 2 आ जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसी में लिमिट रख देंगे, 0 to t रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए रख दो अब डायरेक्ट, यस की जगह यस, माइनस 0। ठीक है, इतना दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी एक लाइन और दिखेगा अभी। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट रखिए, u, और t की जगह t रखेंगे, माइनस एक जगह t की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, अब अगला एक बार t की जगह t रखोगे तो कितना आ जाएगा, t² बाई 2। एक बार t की जगह माइनस 0 रखोगे तो 0 बाई समथिंग 0 हो गया, और यस में से 0 घटाओगे तो यस आ गया। अब यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, अब t में से 0 जाएगा तो t ही आएगा, और u पहले से है तो t से मल्टीप्लाई होगा तो ut। देखो यहाँ t² बाई 2 में से 0 घटाओगे तो t² बाई 2 ही रहेगा, और ए से मल्टीप्लाई है तो at² बाई 2, और बराबर के उधर यस है। तो हम इसको लिख सकते हैं ut प्लस, यहाँ पे गिनती में 1 माना जा सकता है मल्टीप्लाई में, तो at² इक्वल टू यस। ये गति का दूसरा समीकरण हो गया। इतनी बातें आप लोग को अच्छे से अगर ढंग से समझ में आ गई हों तो हम लोग तीसरा समीकरण प्रूव कराएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ग्राफिकली एक ग्राफ बता दिया होता तो ज़्यादा क्लियर हो जाता ना आप लोगों को, कि ऐसे ये t 0 रहता है तो s 0 क्यों हो जाता है ना, इसको बताना चाहिए था। देखो अभी बता देंगे, समराइज कर देंगे, वो ग्राफ बता के आपको क्लियरिटी ला देंगे। ठीक है, तो इतना मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी वो लास्ट में ऐसा क्यों हुआ है वो बता दिया जाएगा आप लोग को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब तीसरा समीकरण, इसमें क्या है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। ये बात आप जानते हो। ठीक है, अब ये जो तीसरा समीकरण है यानी उसमें तो यस है ही और t है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी हमको उसको हटाना होगा। ठीक है, तो एक ds इसके साथ लिख देंगे और एक अलग कर देंगे, यानी dv/dt।
ds लिख देंगे, एक ये dv इसके नीचे आ गया ds, और एक ds के नीचे dt आ गया, ds/dt आ गया। ठीक है, अभी पढ़े थे d/dt यानी समय के साथ परिवर्तन विस्थापन ना, विस्थापन में यानी दूरी में परिवर्तन, वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी ये तो वेग हो गया, अभी देखे थे ना, ये लिख दे रहा हूँ साइड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी वेलोसिटी इक्वल टू क्या देखे थे, d/dt, किस में, दूरी में परिवर्तन या विस्थापन में। तब इसकी जगह तो v लिख सकते हो, तो लिख दो, इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v पहले ला लो, v dv/ds। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहाँ पे ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a ds इक्वल टू v dv। अब समाकलन कर दो इसका। समाकलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इनिशियल के लिए था, हमें पूरा बाउंड्री में चाहिए ना, कितना, पूरा रेंज कितनी है उसकी, पूरा बाउंडेड एरिया कितना है, तो समाकलन करके निकालते हैं और लिमिट रख देते हैं कि कितने से कितने के बीच में वो है। ठीक है, तब करते हैं यहाँ पे समाकलन कर लिख दिया है, तो एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं ना, a ds इक्वल टू v dv। देखो यहाँ s में d लगा हुआ है, यानी ये तो नियत हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये को हम बाहर लिख सकते हैं। यहाँ v में d लगा हुआ है, यानी v अंदर ही रहेगा। अब एक बात ये बताइए, जब विस्थापन ज़ीरो था, देखो जब विस्थापन ज़ीरो था तो वेलोसिटी कितना थी, u थी, तो विस्थापन जीरो तो वेलोसिटी u। जब विस्थापन v हो गया, देखो विस्थापन जब s हो गया तो वेलोसिटी v हो गई, तो विस्थापन s तो वेलोसिटी v। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो अब करते हैं। देखिए ये तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे इसका ये समाकलन है और ये इसी में s में d लगा हुआ है, यानी अवकलन समाकलन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, s और अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब v dv यानी v का है, अब v की पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो जब समाकलन करेंगे तो पावर 1 में 1 जोड़ोगे, एक पावर बढ़ता है ना समाकलन में, तो 1 1 2 और नीचे भी 2 आना चाहिए। और अपर लिमिट कितना है v, लोअर लिमिट कितना है u। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए एक स्टेप और देखते हैं। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो a, s की जगह s रखो, फिर माइनस s की जगह 0 रख दो। अब यहाँ पे v की जगह v रखो, अब एक बार v की जगह u रख दो, तो स्क्वायर/2 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं आप लोग को? देखो s में से 0 घटाओगे तो s ही आएगा, और a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, as हो जाएगा। इधर देखो दोनों में एलसीएम है, तो 2 कॉमन ले लिए, नीचे ले लिए एलसीएम, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा। अब ये जो यहाँ पे भाग में है बराबर के उधर लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिख रहा है इतना? तो अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस है इसको इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू इधर क्या बचा, वी स्क्वायर। यही गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो गति के तीनों समीकरण आपको आई होप समझ में आए होंगे। अब थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ इन सब चीज़ों को, जो ये चीज़ें लिखा था मैंने, ऐसा क्यों हुआ था, आप थोड़ा समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, गति के तीनों समीकरण अच्छे से आपको समझ में आ गए। अब ये मिटा के मैं थोड़ा उनको बता देता हूँ ग्राफ के बारे में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसे लगी आप लोग बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। तो चलिए एक ग्राफ देख लेते हैं। ऐसा ये चीज़ें क्यों हो रहा है वो बताना चाहिए ना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब स्टार्टिंग में रहते हैं यानी समय 0 था तो रुका हुआ नहीं था, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, यानी ये वेलोसिटी वाली लाइन है, यानी वेग वाली लाइन है, और ये समय यानी टाइम वाली लाइन है। तो जब समय 0 था तो रुका हुआ नहीं था, जब हमने उसको देखा तो वो चल रहा था, और कितनी वेलोसिटी थी उसकी, u थी। ठीक है,
और टी टाइम बाद वो कहाँ पहुँच गया, टी टाइम बाद वो कहाँ पहुँच गया, वी पे पहुँच गया। तो ठीक है, तो कितने टाइम बाद, टी टाइम तो हम अगर एक्स अच्छे से मिलाएंगे टाइम वाली लाइन से, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, टी है। ठीक है, और कहाँ पहुँच गया, वी पहुँच गया, तो हम वाई अच्छे से मिलाएंगे यानी वेलोसिटी वाली से, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है, वी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले यू था बाद में वी था, दोनों को मिला दिया, तो यही तो एक्सीलरेट कर रहा है, यही तो एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब समय ज़ीरो था तो वेलोसिटी कितना थी, यू थी। यानी पहला जब समय ज़ीरो था तो पहले वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी कितना थी, यू थी। देखो समय ज़ीरो तो वेलोसिटी यू, अब समय जब टी हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया, वी हो गया। टी की जगह जब टी हो गया तो वेलोसिटी वी हो गई। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक बात ये भी देखेंगे, जब समय ज़ीरो था, ठीक है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसमें, कहीं जगह पे गया था, इसी लाइन पे तो था, कोई एरिया तो कवर नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्टेंस क्या लिख देंगे, यानी एस की जगह क्या था, ज़ीरो था। और जब समय टी हो गया, यहाँ पे चला गया तो पूरा एरिया बाउंड कर लिया कि नहीं, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो यहाँ से कितना चल के आ गया, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसके अंदर जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमने मान लिया कितना हो गया, यस की जगह यस हो गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। और एक बात ये भी देखा जाएगा ना, देखो समय डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, टाइम वाला हो गया, वेलोसिटी वाला हो गया, और एक बार यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था तो वेलोसिटी कितना थी, यू थी, वो लिखा गया था वहाँ। देखो जब जीरो था तो वेलोसिटी कितना थी, यू थी। जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पूरा यस यहाँ पहुँच गया तो कितना आ गया, वेलोसिटी वी हो गया। तो इसी से डायरेक्ट समझ सकते थे जितना था। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी एक बार बताइएगा आप लोग, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, और ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।